वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो फाइनली द वेट इज ओवर एंड आपके सामने आपकी पहली वीडियो जो है ये आने जा रही है। आई विश आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है एंड आप वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। इफ यू लाइक द कंटेंट लाइक जरूर करना। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये सीरीज जो है ये आपको जेके पीएसआई में डेफिनेटली हेल्प करेगी एंड आपके अपकमिंग जितने भी आपके जेके एसएसबी के एग्जाम आने वाले हैं ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। मूव करते हैं पढ़ने की तरफ एंड आज की क्लास में करने क्या वाले हैं एक्चुअली एक बार उसे देख लेते हैं। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगा आपके इंग्लिश के एंड बेसिक्स में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें पैटर्न बताता हूँ आज की क्लास का कि आज है क्या। सबसे पहले हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे पहला। देन आफ्टर आपका सिलेबस हम कैसे कवर करने वाले हैं वो जानेंगे। देन आफ्टर आपका जब आपको एग्जाम दिखेगा तो एग्जाम में आपको पैटर्न क्या दिखने वाला है एक बार वो जान लेंगे। और देन आफ्टर लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हमारी बेसिक्स क्लास शुरू हो जाएगी वो करने पे चलेंगे। आई होप आप सभी एट द एंड ऑफ द वीडियो बने रहेंगे एंड मेरे को डेफिनेटली रिव्यू जरूर देंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी इम्प्रूव हम कर सकते हैं या क्या चीज़ें जो हैं आपको कम समझ आई। ये चीज़ें डिटेल में होती तो ज़्यादा बेटर होता क्योंकि आपकी बेसिक्स की मैं करने वाला हूँ 3 क्लासेस एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड कि किस तरीके से करी जानी है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले एंड सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। आपका जो सिलेबस है एक्चुअल में देखा जाए ना वो डिवाइडेड है आपका 3 पार्ट्स में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो 3 पार्ट्स में आपको सिलेबस आपका डिवाइडेड दिखेगा। सबसे पहला आपका ग्रामर, सेकंड वन इज योर वोकैब एंड थर्ड वन इज योर वर्बल एबिलिटी। तो आपका ये 3 सेक्शन में आपको अपना एग्जाम जो है डिवाइडेड हुआ दिखेगा। अब एक्चुअल में पढ़ना क्या है तो ग्रामर में आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने, आपके नाउन, आपका प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव, आपका एडवर्ब, आपकी प्रेपोजिशन, आपकी कंजक्शन, आपका इंटरजेक्शन, आपको ये सब पढ़ने। सेकंड आपको अपने टेंसेस पढ़ने हैं, ये सिलेबस की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़नी है एंड आपको नरेशन पढ़ना है। ये पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस में हम सब चीज़ें ये कवर करेंगे। वोकैब में क्या कवर करने वाले हैं और वोकैब में पढ़ने क्या वाले हैं। आपको एंटोनिम्स पढ़ाने हैं, आपको फिर सिनोनिम्स पढ़ाने हैं, आपको फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाना है, आपको इडियम फ्रेजेस कराने हैं एंड लास्ट टॉपिक आपको मिसस्पेल्ड वर्ड करवाने हैं। ठीक है, ये सिलेबस जो है ये जो हम करने वाले हैं। एंड देन थर्ड वन इज योर वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी में क्या करने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी में आपके आरसीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका क्लोज टेस्ट, आपका पैराजम्बल, ये सारा जो है ये आपका करने वाले हैं सिलेबस में कवर। अब हम सिलेबस जो है आपका ये पूरा का पूरा ये कवर करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं तुम्हें ग्रामर करवाऊंगा। ग्रामर में बेसिक्स में जो क्लासेस कर रहा हूँ ये बेसिक क्लासेस आपके ग्रामर की ही हैं। देन आपके वोकैब सेक्शन हम करेंगे एंड द थर्ड सेक्शन फिर हम वर्बल एबिलिटी पे आपका मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज जो मेरे को आपको सिखानी है ना वो मेरे को आपको ये सिखानी है। आप चले तो गए एग्जाम में, ठीक है, आप चले तो गए एग्जाम में, आपने ये सब कुछ पढ़ भी लिया, पर जब तुम एग्जाम में एक्चुअल में जा रहे हो ना तुम्हें ये सब कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिखेगा। अब दिखेगा क्या, आपने नाउन पढ़ लिया मुझसे, आपने प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव एडवर्ब सब पढ़ लिया। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है। आपने नाउन कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, एग्जाम में जाओगे आपको दिखेगा क्वेश्चन, उसको डिवाइड करा गया होगा 3 पार्ट में या 4 पार्ट में और आपसे ये बोला जाएगा बताओ गलती कहाँ पे है और किस पार्ट में है। वो गलती आपको तभी दिखेगी उस पार्ट में जब आपने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, इन सभी का आपने टेंसेस पढ़ रखे होंगे। ये था पहले टाइप का क्वेश्चन, 3 पार्ट में डिवाइड करा, पूछा गया बताओ गलती कहाँ पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन
जिसे कहा जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब वो आता है, अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या रहता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसका एक पार्ट करा जाएगा अंडरलाइन और कहा जाएगा बताओ यहाँ पे चार ऑप्शंस में से कौन सा डालें तो सही हो जाएगा। मतलब आपने इस सेंटेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है इन चारों से, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ग्रामर में से, वो ऐसा होगा कि आपको फिलअप दी जाएगी और बोला जाएगा इसमें प्रॉपर एक्चुअल नाउन फिलअप करके दो, या एक्चुअल में टेंस कौन सा यूज होना चाहिए वो फिलअप करके दो, प्रपोजिशन कौन सी फिल होनी चाहिए वो फिलअप करके दो। तो फिलअप के भी क्वेश्चन आपके आपके देखने को मिल जाते हैं। सब पढ़ना है, क्वेश्चन तीन टाइप के देखने को मिलेंगे, फिलअप्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन। क्लियर। एंटोनिम्स दिखेंगे, बोला जाएगा बताओ इस वर्ड का एंटोनिम बता दो, इसका अपोजिट बता दो, सिनोनिम बता दो, सिमिलर बता दो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और कहा जाएगा ये जो नीचे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसके साथ रिप्लेस करो। अगर ऐसा कुछ दे दूं, कहता वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे आई स्पेशलिस्ट कहते हैं? क्या उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं? क्या उसे रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक वर्ड के साथ आपने इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करा। इडियम फ्रेजेस, मुहावरे, लोकोक्तियां पढ़ रखे होंगे, सुन रखा होगा। और मिसस्पेल्ड वर्ड, चार वर्ड देगा, एक गलत है, बता दो कौन सा है, तो वो करना तुम्हें एग्जाम में। अब वर्बल एबिलिटी जो है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो एग्जामिनर ने किया क्या ना, बहुत अच्छे से क्या करे, ग्रामर में रूल देख लिया, क्या तुम्हें रूल आते हैं क्या, वोकैब में उसने देख लिया क्या तुम्हारी यार वोकैब के साथ फैमिलियरिटी है क्या, वर्ड्स पता है क्या। वर्बल एबिलिटी में अब कुछ ऐसा है कि वो देखते हैं यार रीडिंग अच्छी है क्या, रीडिंग अच्छा है, मतलब अच्छे से कर पा रहा है क्या। तो बहुत बड़ा पैसेज देगा, छोटा सा पैसेज देगा, चार क्वेश्चन देगा और पूछेगा बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट बहुत इजी सा टॉपिक है, एक बार इसे भी मैं तुम्हें डिकोड कर देता हूँ। देखो क्लोज टेस्ट जो है बहुत इजी सा टॉपिक है। यहाँ पे होगा क्या, एक आपको दिया जाएगा पैराग्राफ, उसमें दी जाएंगी फिलअप्स, ठीक है। पैराग्राफ रीड करना अच्छे से आना चाहिए आपको, क्लोज टेस्ट करने के लिए वोकैब अच्छी होनी चाहिए और आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। इस क्लोज टेस्ट को ऐसा मान लो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला आपका टॉपिक है ये। आपको इस फिलअप में, यहाँ पे जो फिलअप्स दी गई होंगी पैराग्राफ में, इनको फिल करना है। अब फिल करना कहाँ से है, क्वेश्चन बोलेगा बताओ पहली फिलअप में क्या आना चाहिए और साथ में ऑप्शन दे देगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिलअप में डालें तो सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, वही पैटर्न देगा, तो सिंपल वैसा रहेगा। और थर्ड टॉपिक रहता है आपका पैराजम्बल। पैराजम्बल सिंपल नाम से जान लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बचपन में पढ़ रखा है ना, एक सेंटेंस दिया गया होता था, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इज माई नेम ऋतिक, आप बोलोगे यार सर ये तो गलत है, ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं है, सेंटेंस सही से अरेंज कर दो। तो क्या लिखोगे, माई नेम इज ऋतिक, एक सेंटेंस को अरेंज करोगे ना। वैसे यहाँ पे पैराजम्बल में क्या होगा, आपको देगा चार सेंटेंसेस, उसने अरेंज उल्टे पुल्टे कर रखे होंगे, शायद ये वाला यहाँ लिख रखा होगा, ये वाला यहाँ लिख रखा होगा, तो आपको बहुत सूटेबली अरेंज करना है। इसको दिया होगा पी क्यू आर एस, क्या पता एस पहले आना हो, फिर आर आना हो, फिर क्यू आना हो और फिर पी आना हो। तो आपको पैराजम्बल में सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। और दूसरा, पहले ग्रामर करवाऊंगा ये याद रखना, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं तुम्हारे एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन मेरे को बस तुमने इतना बताना है, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मेरे को बस इतना बताना है ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। क्या ये ग्रामर से आया, क्या ये वोकैब से आया, या फिर ये आपका क्वेश्चन जो है क्या ये आपका वर्बल एबिलिटी से आया, बस इतना तुमने बताना है। कहता पिक द राइट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है, सॉरी, कहता बिफोर द न्यू टर्म द स्कूल में प्रोक्लेम अ न्यू विजन फॉर द स्कूल। कहता जो नया टर्म, नया सेशन शुरू होने से पहले स्कूल जो है वो एक नया विजन रख देगा स्कूल के लिए। उसने बोला ये वाले वर्ड का ना, सिर्फ इस वाले वर्ड का बता दो हाईलाइटेड वर्ड का मीनिंग है। इतना समझ आ गया।
कि ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ लग रहा है, एक वर्ड देख रखा है और उसमें से मीनिंग पूछ लिया उसने। समझ आ रहा है कहाँ से? वो कैब में से है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए। विच वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ फ्यूरेटिव? कौन सा वर्ड जो है फ्यूरेटिव वर्ड का मतलब नहीं बताता? एंटोनिम पूछ रखा है, उल्टा पूछ रखा है, कौन सा कन्वे नहीं करता? आगे चलते। ओके, कहता प्लीज डू नॉट डैश, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे। अब करना क्या है? ईडियम फिल करना है। ईडियम क्या? मुहावरे फिल करना है कोई ना कोई। कहता प्लीज डू नॉट डैश, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे। कहता मत करो क्या, तुम एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो कहता प्लीज डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब कि होता है ना कि एक बार जो चीज हो चुकी है अब उस पर रोने का कोई फायदा नहीं, तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। बीट अराउंड द बुश नहीं आ सकता, कट द मस्टर्ड नहीं आ सकता, बर्न द मिडनाइट ऑयल नहीं आ सकता, पूरी रात मेहनत करना, प्लीज डू नॉट, पूरी रात मेहनत मत करो, दिन रात मेहनत मत करो, ऐसा नहीं आएगा। कहता ये कह रहा है कि हाँ प्लीज डू नॉट, मतलब जो चीज हो चुकी है उस पर अब रोने का कोई फायदा नहीं है, आप एक दिन एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो कुछ इस तरीके से तो फ्रेजेस भी आते हैं, तुम बस पहचानते जाओ ये आया कहाँ से। ओके आगे चलते हैं। कहता वी हैड टू स्टडी। अच्छा सुनो क्या लिख रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक वर्ड दे रखा है एंड सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ये 4 वर्ड्स होंगे, बताना है कौन सा वाला इसका एक्चुअल मीनिंग है। अब ऐसी पोएम, ऐसा लेमेंटेशन, लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है सौरो, दुख। ऐसी पोएम जिसमें दुख हो और स्पेशली जब कोई मर जाए तब सुनाई जाती हो, उसे ऐसे बोलते नहीं, रिपोर्ट बोलते नहीं, उसे एलिजी कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कहाँ से आए? वो कैब सेक्शन से आए। समझ रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? मैं सिर्फ ये तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है। वही सेम मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसमें से वो बताना है। ब्यूरोक्रेसी है क्या, बिक्वीट है क्या, बेवरेज है क्या, बिगवेल है। तो जो भी मिसस्पेल्ड होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड होगा, उस पर टिक लगाओगे, एग्जाम में आ जाओगे। ओके फिलहाल यहाँ देखें, एक सेकेंड चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है एक सेंटेंस आपको दे रखा है, नीचे अंडरलाइन किया गया उसमें एक वर्ड, आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिप्लेस करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है। क्या ही कुड नॉट टुक एनीथिंग इन द डार्क रूम, वो एक, अब सुनना ध्यान से, अब इसको सही कर कैसे सकते थे ना। अब इसको सही करने के बहुत सारे तरीके हैं बट मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, बट फिर भी एक बता देता हूँ सुनो। ये तुम्हें दिख रहा है कुड, ये है आपका एक मोडेल, और मोडेल के बाद हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। आप कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, गलत था, डेफिनेटली गलत था। तो ही कुड नॉट लुक एट का मतलब क्या होता है? किसी पर देखना। ही कुड नॉट लुक एट, ही कुड नॉट सी, ही कुड नॉट सी थ्रू, किसी में से नहीं देखना है, किसी पर नहीं देखना है। कहता ही कुड नॉट सी, कुछ भी नहीं देख पा रहा डार्क रूम में। मतलब बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इतना सिंपल एग्जाम बना दूंगा ना मैं तुम्हारे लिए, बट तुम एक बार सिर्फ समझ लो कि एक्चुअल में है क्या, करना क्या है, पहले वो चीज समझ आ जाए, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी जाएंगी, बहुत अच्छे से। कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब एंटोनिम बताना है वर्चुअस का, ब्लेमलेस, मोरल, राइटियस, अनएथिकल। कहता फॉर 20 years you hold an innocent and virtuous woman under an infamous suspicion। कहता आपने पिछले 20 साल के लिए एक बहुत इनोसेंट और एक बहुत ईमानदार वुमेन को सस्पिशन के अंदर रखा। उल्टा बताना है, क्या आएगा? अनएथिकल, जो चीज एथिकल ना हो, जो बुरी हो। आगे चलते। अच्छा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, वही पूछ रहे हैं। योर गेस इज एज गुड एज माइन, आपका गेस जो है जैसा मेरा गेस है वैसा है, मतलब सिर्फ गेस ही है, तो यू हैव द नो आइडिया ऑफ द आंसर। सिंपल, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखिए एग्जाम किस तरीके से आ रखे। आगे क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन पता किसका? आपके एरर डिटेक्शन का। मतलब 4 पार्ट में उसने कर रखा है डिवाइड, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 4 पार्ट में उसने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और बोला है बताओ गलती कहाँ पे। कहता हैविंग डिसेंडेड द हिल एट अ ट्रॉट, ही नो लॉन्गर सॉ नीदर और ऑन
or the enemy's fires but heard the shouting of the French more loudly and distinctly. अब यहाँ पे गलती सिंपल सिंपल बता दूं तुम्हें, नीदर के साथ कभी और का पेयर नहीं बनता, नीदर और नॉर का पेयर बनता है। सिंपल गलती यहाँ थी, एग्जाम में होते समझ आता, रूल पढ़ लिए होते ना, करके आ जाते। बट सिर्फ देखो कि एग्जाम में आना किस तरीके से। एक सेकेंड है मेरे को। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से? ये क्वेश्चन है आपका नरेशन से। ये क्वेश्चन कहाँ से? नरेशन से। कहता शिक्षा सेड टू मी कैन यू गो विद मी टू द शॉप। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बताया ग्रामर में एक एक्टिव पैसिव आता है और ग्रामर में एक नरेशन आता है। ये जो एक्टिव पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन मींस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्टिव से पैसिव, और नरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये बात समझ आ रही है? ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है, बट इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर ग्रामर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए एक सेकेंड। ओके, कहता सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। सिंपल सिंपल, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर रखे। कहता गेस दैट वेसल होल्ड, तो ये वाली पार्ट आपका अंडरलाइन करना भूल गए, ये वाले पार्ट को अंडरलाइन कर रखे। ठीक है, अब बताओ दैट वेसल होल्ड्स आएगा, विच वेसल होल्ड्स आएगा, दैट वेसल होल्ड आएगा, विच वेसल होल्ड्स आएगा। तो ये चीजें कर पाओगे तब जब आपको रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपको कंडीशंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ये तभी कर पाओगे। कहता गेस दैट वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। क्या आएगा? गेस करो वो वाला वेसल। अब गेस करने भी कह रहे और बोल रहे वो वाला वेसल जो है सबसे कम पानी स्टोर करता है, तो गेस भी बोल रहे करने और कह रहा वो वाला वेसल, तो आएगा तो ये नहीं, तो आएगा गेस विच वेसल। अब वेसल एक है, अब होल्ड आएगा या होल्ड्स आएगा। अब ये भी बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, मेरे को ये समझ नहीं आता, बट वो मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं एक्चुअल में पढ़ाऊंगा समझ आएगा। बट इतना याद रखो, ये क्वेश्चन कहाँ से था? ये ग्रामर से था, और ग्रामर में एक पार्ट अंडरलाइन कर रखा था, रिप्लेस करना था। क्या था ये? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा तुम्हें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तुम्हें क्वेश्चन और कहाँ से आएंगे, तुम्हें क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे फिलअप से। तो फिलअप भी पूछी ली जाती है। अब ये टेंसेस में पूछा है उसने, बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस जो है सबसे सूटेबली फिल होगा। द ऑफिसर डैश 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले गए। अब बच्चों को लगेगा यार पास्ट है, यहाँ पे 5 मिनट पहले गया था, तो हैड गॉन तो बहुत अच्छा लग रही है, तो प्रेजेंट इज निकाल देते हैं, हैज प्रेजेंट निकालते हैं, हैड गॉन लगा देते हैं, फिर गलत हो जाएगा। अब करना क्या? बाद में सीखते हैं, बाद में सीखते हैं। फिलहाल बहुत सी चीजें मेरे को सिखानी है तुम्हें, बट फिलहाल क्वेश्चन देख लें एक बार। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ग्रामर से है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बताओ गलती कहाँ पे? ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ये कहाँ से? स्टिल इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर ग्रामर। क्या है? फिलअप पूछी है, और फिलअप में फिल करना क्या है? प्रेपोजिशन फिल करनी है, तो ग्रामर से ही तो है। ये बात क्लियर है? एग्जाम का पैटर्न देख लिया कि अच्छा एग्जाम में ये आना है। अब एक्चुअल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले सिलेबस क्या डिस्कस कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। क्या सिलेबस में हम पहले करने क्या वाले हैं? हम करने वाले हैं ग्रामर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा, क्या हमें अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ आया? कहता बिल्कुल, ये भी समझ आ चुके। अब जो आज की क्लास में हम आपका बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगा। चलो अब करते हैं शुरू। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सबसे सिर्फ एक, कि आपके लिए इंग्लिश है क्या? सिंपल, इंग्लिश इज व्हाट? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। अच्छा, तो इस लैंग्वेज में सबसे छोटा यूनिट, ये सबसे छोटी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या है आपका? वो है आपका लेटर। फिर आपको वर्ड देखने को मिलता है, फिर वर्ड के बाद आपको एक सेंटेंस देखने को मिलेगा। यही सब चलता है? बिल्कुल चलता है। अब लेटर, क्या ये जो मुझे ए बी सी डी दिखता है, क्या ये यही लेटर होता है? डेफिनेटली ए बी सी डी जो है यही आपके लेटर्स हैं। बिल्कुल। तो फिर अल्फाबेट क्या होता है? तो अल्फाबेट सारे बोलेंगे नहीं सर यही ए बी सी डी यही अल्फाबेट है, ये गलत है। ये जो ए से लेके जेड तक का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, इस पूरे के पूरे को अल्फाबेट कहते हैं।
यार जैसे अ से लेके तुमने अंग तक पढ़ा था जिसे स्वर कहते हैं, एंड क से लेके जब तुम ज्ञ तक पढ़ते हो अपना हिंदी में उसे व्यंजन कहते हैं, वैसे ए से लेके जेड तक को अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट्स किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं लैंग्वेजेस को। हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस को अल्फाबेट्स कहा जाता है। क्लियर है? फिर वर्ड कैसे बनते हैं? इन्हीं अल्फाबेट को, इन्हीं लेटर्स को जब तुम एक सूटेबल फॉर्म में लिखते हो तो फिर ये आपके वर्ड बनाते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है व्हाट इज सेंटेंस। एक्चुअल में सेंटेंस क्या है? तो यही सब चीजें मुझे तुम्हें सिखानी है। तो आज की क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कोई पूछे आपसे सेंटेंस है क्या, तो आप बहुत इजीली एक ही आंसर देते थे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense, उसी को क्या कहा जाता है? आपका सेंटेंस कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिखेगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिखेगा और वो एक कंप्लीट सेंस देगा, उसे क्या कहा जाएगा? सेंटेंस कहा जाएगा। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या होना चाहिए? उस ग्रुप ऑफ वर्ड में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका एक वर्ब होना चाहिए, आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं समझ आ रही? आपके सामने अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, अगर ऐसा लिख देता हूं कि रोहन प्लीज क्रिकेट, क्या ये एक सेंटेंस है? डेफिनेटली ये एक सेंटेंस है। कैसे? रोहन जो है ये आपका एक सब्जेक्ट है, प्लेज जो है आपका वर्ब है, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। सर आपको तो पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा? पहली एक चीज, क्या ये सेंटेंस समझ आ रहा है? रोहन प्लेज क्रिकेट, वह रोहन क्रिकेट खेलता है, समझ आ रहा है क्योंकि एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए एक सेंटेंस है। प्लीज खेलना, वर्ब का तो मतलब ही यही है कि ऐसा वर्ड जो एक्शन करे उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब पहचान लिया, बहुत सिंपल। जो वर्ब से पहले आता है ना उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो वर्ब के बाद आए ना उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा इतना सिंपल था? इतना सिंपल शायद नहीं है। वर्ब से पहले, वर्ब से पहले जो वर्ड आए, और अगर मैं व्हाट और हु का क्वेश्चन पूछ पाऊं तो समझना वो आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं ऐसा लिखूं व्हाट प्लेज क्रिकेट, कुछ समझ नहीं आया, बट ऐसा पूछूं हु प्लेज क्रिकेट, आप बोलोगे रोहन, मतलब मैंने हु का क्वेश्चन पूछा, किससे? अपने वर्ब से, तो उसने आंसर दे दिया, इसीलिए इट इज व्हाट, इट इज अ सब्जेक्ट। जब भी आप अपने वर्ब से क्वेश्चन पूछे, जब भी आप अपने वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछे और उससे पहले वाला वर्ड बोले मैं हूं ना, मैं देता हूं आंसर, इसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। और जब आप अपने वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछे, किसका? व्हाट और हुम का, और कोई वर्ड आंसर दे, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। रोहन प्लेज व्हाट, रोहन प्लेज व्हाट क्रिकेट, जो वर्ब से पहले व्हाट और हु का आंसर दे, जो वर्ब से पहले व्हाट और हु का आंसर दे सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद व्हाट और हुम का आंसर दे वो आपका ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि समझ आए। मैं यहां पे लिखता हूं ही किल्ड हिम, क्लियर है? ही किल्ड हिम। आप बोलोगे किल्ड वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं वर्ब से पूछूंगा हु या व्हाट का क्वेश्चन और पहले वाला वर्ड आंसर देगा तो वो मेरा सब्जेक्ट होगा। हु किल्ड हिम, आप बोलोगे ही किल्ड हिम, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, इट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर है? ही किल्ड हुम हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज समझ आ गई, क्या ये सेंस दे रहे कंप्लीट? बिल्कुल दे रहे, इसी को क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। एक्चुअल में सेंटेंस कोई पूछे क्या होगा, आप बहुत सिंपली आंसर देंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड में एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो आपको सेंटेंस बना के दे देगा। और हमें एक चीज और सीख ली कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, ये भी हमने सेंटेंस के साथ साथ में सीख लिया। अच्छा, अगर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दूं, क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे? शायद होंगे। सुनना ध्यान से, मैं पुट करना चाहता नहीं हूं बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि पुट कर दूं एक क्वेश्चन। क्या रोहन नाउन जैसा नहीं लग रहा कि किसी के नाम को नाउन बोलते हैं? बट सर आप बोल रहे हो ये सब्जेक्ट है,
ये कैसी बात कर रहे हो? सोचना, किसी का नाम तो नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, बट आप तो बोल रहे हो ये सब्जेक्ट है। अब बहुत अच्छे से समझना इसी बात को कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल एक और लिख देता हूं, सुनना यहां पे ध्यान से। अगर मैं ऐसा लिख दूं, द ओल्ड मैन इज स्लीपिंग, एक सिंपल सी एग्जाम्पल लिख रहा हूं। चलिए, अब मेरे को एक चीज बताना, यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है? तो इज वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है। सब्जेक्ट कहाँ पे? द ओल्ड मैन, दिख गया, ये आपका सब्जेक्ट है जो वर्ब से पहले आया है। बट ऑब्जेक्ट दिख रहा है? ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा। अच्छा, ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट है नहीं आपका। स्लीपिंग सोना होता है, सोना कोई काम होता है, ये तो वर्ब जैसा कुछ लग रहा है। आपने बोला कि सर जो मेरा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अब फिर आपने यहां भी फंसा दिया। तो पहले नाउन वाला डाउट क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुनो, किसी भी सेंटेंस को जब बनाया जाता है ना, सेंटेंस को जब बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यार मेरे को एक चीज बताना, जब तुम घर बनाते हो अपना, जब तुम अपना घर बनाते हो, ये तुम अपना घर बना रहे हो, यहाँ पे नींव तो ये है ना, ये आपकी नींव है। घर आपकी नींव पे खड़ा होता है। आपका सेंटेंस जो खड़ा होता है ना, ये होता है आपके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। बट अब घर, घर जो है तुम्हारा, अब घर पे तुमने पक्की ईंटों से घर बनाया है, तुमने कच्ची ईंटों से घर बनाया है, तुमने कच्चा घर बना दिया, तुमने पक्का घर बना दिया, वो तो अलग बात है। कहता सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के ऊपर वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाई जाती है। ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ही, बट इस टाइम पे जो इस पे आपने यूज कर रखा है वो है आपका नाउन। आपने देखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ही किल्ड हिम, यही देखिए ना, ही किल्ड हिम। अब तुम बोलोगे सर ये आ गया मेरा सब्जेक्ट, ये आ गया मेरा वर्ब, और ये आ गया मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर। बट हमने सब्जेक्ट के ऊपर लगा रखा है प्रोनाउन। समझ आ रही है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रखा है प्रोनाउन। ये बेसिक बात समझ आई? सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड that makes complete sense, it's a sentence, सिंपल। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, सिंपल। सब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये स्ट्रक्चर है। और ये इसके ऊपर लगने वाले नाउन प्रोनाउन जो है, ये आपको समझ आ गया, सिंपल। अब थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें और डिटेल में लेके चलूं, तो कुछ ऐसा है कि आपका सेंटेंस कई बार सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही नहीं बनता, आपके सब्जेक्ट वर्ब और आपके कॉम्प्लीमेंट से भी बनता है। आपके सब्जेक्ट वर्ब और आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी बनता है। नहीं समझ आ रही? अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ही बॉट अ कार, एक छोटी सी एग्जांपल लिखिए। अच्छा, क्या मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे? डेफिनेटली दिख रहे। ही बॉट व्हाट अ कार, मेरे व्हाट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट देते हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, हु बॉट कार, ही बॉट कार, क्लियर। बट अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये लिख देता, शी इज हैप्पी। अब तुम यहाँ पे ये तो पूछ लेते हु इज हैप्पी, अब बोलते शी, मेरा सब्जेक्ट है। बट शी इज व्हाट, एक लड़की खुशी हो सकती है, नाम हो सकता है, खुशी नहीं हो सकती। शी इज हैप्पी, तो मतलब ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है इसका, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हैप्पी है, खुश है। यही बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही हमेशा सेंटेंस बने, कॉम्प्लीमेंट भी दिख सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिख सकती है। अभी तक आपने करा, आपने मेरे से ये सीखा कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो आपके वर्ब से पहले आता है, और जो वर्ब के बाद आए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। बट मेरे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, मेरे हु और व्हाट के आंसर को देना चाहिए। हु
is happy, she is happy. It is what? It is a subject. और क्या वो डाउट क्लियर है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर नाउन प्रोनाउन लगाया जा सकता है। क्या ये छोटी सी बात आपको मेरी क्लियर है? अगर क्लियर है देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, ओके। अब बात करते हैं आपके सेकेंड टॉपिक की, और वो हम करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉज। कोई पूछे आपसे कि क्लॉज क्या होते हैं, बहुत सिंपल बोलोगे, इसे बोला जाता है सब सेंटेंस। एक छोटा सा सेंटेंस, उसे बोला जाता है क्लॉज। और क्लॉज हमेशा बनता है आपके दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, सब्जेक्ट से और वर्ब से। अगर मेरे को कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब दिखे, समझ लेना वो क्या है? क्लॉज है। छोटा सेंटेंस, उसी को कहा जाता है, आपका क्लॉज कहा जाता है। अगर मैं लिख देता आई सॉ हिम, सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को एक चीज बताना, क्या ये सेंटेंस है, क्या ये क्लॉज है? आप बोलोगे ये आपका एक सेंटेंस है। बट मैं पूछूं क्लॉज कहाँ पे, आप बोलोगे सर ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये हमारा क्लॉज है। आई सॉ, क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो है क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। कोई दिक्कत? क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, इफ ही कम्स वी विल गो आउटसाइड। अच्छा, एक चीज यहां पे देखते हैं, क्या ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है? कहता अगर वो आएगा, इफ ही कम, अगर वो आएगा तो हम बाहर जाएंगे। क्या ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है? एक पूरा सेंटेंस है, बट क्लॉज कितने हैं? क्लॉज हैं दो, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज एंड ये आपका दूसरा क्लॉज। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। ये बात भी क्लियर है? तो आज के बाद कोई पूछेगा कि आपको क्लॉज क्या होता है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर आना चाहिए, क्लॉज एक सब सेंटेंस है, छोटा सा हिस्सा है जो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या मुझे और डिटेल में जाना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हें एक्चुअल में क्लॉज पढ़ाऊंगा ना, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत डिटेल में, इतने डिटेल में कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना डिटेल में नहीं चलते। बस इतना ज़रूर बता दूंगा कि क्लॉज में आपके एक तो दो टाइप्स रहते हैं। क्या क्या? एक तो आपका मेन क्लॉज होता है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक चीज ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका फर्दर तीन टाइप्स में दिखता है, जिसको आप नाउन क्लॉज, जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज, और जिसको आप एडवर्ब क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। वो पहचानने पड़ते हैं एग्जाम में, तो वो एग्जाम में आते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए क्लॉज क्या है? एक सब सेंटेंस है। और मूव करते हैं आपके आज के लास्ट टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज फ्रेज। मैं इतना डीपली नहीं जा रहा, मैं पढ़ाना तो चाहता था कि मैं आपको क्लॉज वगैरह वो सब बताऊं, बट मैं चाहता हूं कि जब मैं एक्चुअल में वो तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें तब वो समझ आए। तो फिलहाल फ्रेज के बारे में जानते हैं। ओके, उससे पहले थोड़ा सा क्लियर कर लें क्या? सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से है, ठीक है, और कंप्लीट सेंस देगा। एक बात क्लियर, क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन से है। अब सुनना, कंप्लीट सेंस भी दे सकता है एंड कभी कभी इनकम्प्लीट सेंस भी देगा। वो डिपेंड करता है टाइप कौन सी है। अगर मेन क्लॉज होगा तो कंप्लीट सेंस दे देगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो इनकम्प्लीट सेंस दे देगा। कई बार सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट भी दे देता है। तो ये बाद में सीखेंगे, अभी फ्रेज सीखते हैं। तो फ्रेज जो है, ना ही फ्रेज के पास सब्जेक्ट है, ना ही फ्रेज के पास वर्ब है, सिर्फ इसके पास होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैं लिख दूं यहां पे इन द रूम, समझ आया कुछ? तो मतलब फ्रेज जो है ये कभी भी अपनी सेंस कंप्लीट नहीं देता। मैं लिख दूं यहां पे अ टॉल बॉय, मतलब अ टॉल बॉय मतलब नहीं पता। मैं लिख दूं यहां पे टू डांस, तो मैं नहीं समझ आ रहा क्या मतलब। मैं लिख दूं यहां पे वेरी क्विकली, तो मैं समझ नहीं आ रहा। मतलब फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता।
और एक फ्रेज जो है इसके पास ना ही कभी सब्जेक्ट होगा, ना ही कभी ये एक्शन कर पाता है। ये बात यहाँ पे याद रखना। इसके पास सिर्फ नाउन हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई प्रेपोजिशन हो सकती है, जहाँ पे यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, ये प्रेपोजिशन और नाउन है। सिंपल। वर्ब हो सकता है, वर्ब सॉरी, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका हो सकता है, एडवर्ब आपका हो सकता है, बट ये कभी भी कंप्लीट काम नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखना, और कभी कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा। ये थी आपकी आज की क्लास। और फ्रेजेस में भी आपको 7 टाइप के फ्रेज दिखते हैं। नाउन फ्रेज आएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, एडवर्ब फ्रेज आएगा, आपके क्लॉजेस की तरह। वो भी जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए बेसिक्स में इतना ही रखूंगा, इसमें ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। आई एक्सपेक्ट आपको ये समझ आए कि सेंटेंस क्या होता है, आपको ये समझ आए कि क्लॉज क्या होता है, आपको ये समझ आए कि फ्रेज जो है, अच्छा ये तो बस ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं देने वाले। आपको सिलेबस समझ आया, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया। यही चाहता था। एट द एंड सिर्फ इतना कहूँगा, अगर अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को ग्रो करवाने में हेल्प ज़रूर करना। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, एंड आपको ये आपके नोट्स जो हैं मैं आपके ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ से अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं आपकी ये क्लास जो है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। एक उसके बाद वीडियोस जो है वो आपको यही प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। इसके लिए अलग से एक जेकेपीएससी की प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारी की सारी वीडियोस भी उसमें डाल दूंगा। आई विश आपको दोबारा बोल रहा अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।